नमस्कार दोस्तों। भारत प्रेस की आजादी के मामले में काफी नीचे गिर चुका है। 180 देशों में 142वें नंबर पर है आज भारत। पिछले 2 साल से 4 पायदान नीचे आ गया है भारत प्रेस की आजादी के मामले में। आप जो अखबार खरीदते हैं, जो न्यूज चैनल्स देखते हैं, क्या वो आजाद है? उसकी आजाद होने का क्या मतलब है? सिर्फ न्यूज़पेपर में छाप देना और टीवी पे बोल देना आजादी की परिभाषा नहीं होती। प्रेस की आजादी की मतलब है कि संपादक और रिपोर्टर ने किसी इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए मेहनत की हो, उन्हें छापने या बोलने से पहले सब रीचेक रीवेरीफाई किया हो, सही इंफॉर्मेशन है या नहीं उसकी फैक्ट चेक किया हो और फिर बेखौफ होकर छापा और टीवी पर बोला गया हो। आज इस आजादी को खतरा सिर्फ डर से नहीं है। जब सरकारें इंफॉर्मेशन के तमाम सोर्सेस पर पहरा और रोक लगा देती है, तब आपके पास सही इंफॉर्मेशन पहुंचना बंद हो जाती है। इंफॉर्मेशन का ना पहुंचना सिर्फ प्रेस या रिपोर्टर्स की आजादी पर हमला नहीं है, ये आपकी भी लोकतांत्रिक आजादी पर हमला है। क्या आप अपनी आजादी गंवाने के लिए तैयार है या फिर आपने ऑलरेडी अपनी आजादी गंवा बैठे? अगर हाँ, तो आप बताइए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपने ये फैसला कब लिए थे और किस आधार पर लिए थे। मुझे पता है आप बॉडी मीडिया के फैन हैं और आपको ये भी पता है कि भारत का प्रेस इस वक्त किनके चरणों के नीचे लेटा हुआ है। लेकिन आपने और एक चीज नोटिस की होगी, भारत का प्रेस सरेंडर करने लगा है। वो लड़ना भूल गया है। चुनिंदा मामलों में निंदा प्रस्ताव पास करने के अलावा पत्रकारिता की आजादी हासिल करने का जज्बा खत्म हो चुका है उनमें। दुनिया भर में नफरत की भाषा और सोच को लेकर चिंता जताई जा रही है। तरह तरह के रिसर्च हो रही है, इनको रोकने के लिए काम हो रहा है। लेकिन भारत में अभी तक यही कहा जा रहा है कि इस पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसी बीच हमारे ध्यान ना देने का फायदा उठाकर इनकी पूरी फौज तैयार होकर जिलों कस्बों में फैल गई है। India has seen the rise of the right-wing trolls. Online hate on Twitter is run and operated by political parties. You can hire a troll for a price. जिन ट्रोल को हम अनजान समझते थे, कंप्यूटर पर नकली आईडी से बनी सेना समझते थे, वो अब अपना नकाब उतार चुके हैं। वो तरह तरह के ऐसे संगठनों के रूप में सामने आएंगे जिनके आगे कभी हिंदू तो कभी गोरक्षक तो कभी सनातन लिखा होता है। इनका मकसद शांति का कम और शांति के नाम पर समाज में उन्माद और दंगे भड़काने का ज्यादा होता है। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा कि कैसे ये प्रोपेगेंडा काम करता है, तो यहाँ और ज्यादा बोल के आपको बोर नहीं करूंगा। आप मेरे पिछले वीडियो देख लेंगे तो समझ जाएंगे। डरे हुए और गिरे हुए पत्रकारों के लिए अच्छी खबर आई है छत्तीसगढ़ से, पर एक लोकतांत्रिक देश और उस देश के जनता के लिए ये खबर अच्छी नहीं है। जैसे कि मेरे लिए ये बुरी खबर है और एक शर्मनाक खबर है। एक पत्रकार का काम होता है देश दुनिया के खबर आम जनता तक पहुंचाना, लेकिन अगर एक पत्रकार ही खबर बन जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? दरअसल इस घटना में कुछ ऐसा ही हुआ है। हाल ही में 26 सितंबर 2020 को छत्तीसगढ़ के भूमकल समाचार मैगजीन के संपादक और साथ ही में पत्रकार सुरक्षा कानून सहयोग संघर्ष समिति के हेड वरिष्ठ पत्रकार कमल शुक्ला पर हमला हुआ, यानी उनको पीटा गया, बुरी तरीके से पीटा गया और कमल शुक्ला को चोट भी लगी है। नहीं मार डालो मेरे को। ये घटना कांकेर छत्तीसगढ़ से आई है। कमल शुक्ला के मुताबिक आरोप कांग्रेस के नेताओं पर है। आरोप यह भी है कि पुलिस मुख दर्शक तमाशाबीन बनी देखती रही और कांग्रेस के स्थानीय नेता द्वारा कमल शुक्ला को पीटते रहे। तो सीन क्या था? एक्चुअली में हुआ क्या? क्यों पीटा उनको? कांकेर के एक दूसरे पत्रकार सतीश यादव को कांग्रेस के पार्षद और पूर्व नागरिक पालिका अध्यक्ष द्वारा 20 शहर में पीटते हुए उनको ले जा रहे थे। खाना लेके जा रहे खाना लेकर तो आपने देखा कि कैसे एक जर्नलिस्ट सतीश यादव को पीटा जा रहा था कांग्रेस के लोगों के द्वारा। कौन मारा आपको, मतलब किस कारण मारपीट? नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर और उसके दल बल के साथ, मैं चाय पी रहा था बिरसिंह होटल में, दल बल के साथ अपनी गाड़ी में आया है ना। दल बल के साथ गाड़ी में आने के बाद
जितेंद्र सिंह ठाकुर कलर पकड़ के मारा वहाँ पे, मकबूल खान और आपका महादेवाट का पार्षद, भट्ट, ठेकेदार और अन्य बहुत लोग थे और पूरे पकड़ लिए मेरे को, मारते मारते गाली गलौज की माँ बहन का, और मारते मारते पूरे थाने तक मारे, यहाँ तक थाना के अंदर तक मारे, यहाँ थाना तक मारे, है ना? जी हाँ, लेकिन ये सब थे नहीं थी क्या है, लेकिन थाने के अंदर तक मारे। और ये हत्या था, मैं पब्लिक से गुहार की एक बार बचाव बचाव करके, पब्लिक यहाँ की जनता देखती रही, सबके पास वीडियो होगा। तो आपको अभी चोट आया है? कहाँ चोट आया है ना, सब जगह मारे हैं तो होगा ना चोट, भाई दिखाओ क्या, मेडिकल होगा, जांच होगा। मारपीट का कारण क्या है? और मारपीट कुछ मतलब नहीं, मैं तो चाय पी रहा था होटल में संचालित। आपने कोई खबर वबर छापा? हाँ, मैं क्या कंटिन्यू में भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहा हूँ, नगर पालिका के खिलाफ, उससे नगर पालिका बुखला गई है, और है ना उसी कारण है ये मेरा टारगेट बनाए थे लग रहा है, और मैं शिकार हो गया हूँ भाई, है ना। आज एक पत्रकार के साथ ऐसा हो रहा है तो कल पूरे छत्तीसगढ़ पत्रकार सेफ नहीं है। मैं मुख्यमंत्री है ना भूपेश बघेल से मैं है ना अनुरोध करूंगा कि है ना पत्रकारों को सुरक्षा दिया जाए, और सब भाई को 1-4 का गार्ड दिया जाए, है ना, जितने पत्रकार हैं, नहीं तो सबके घर में सबके ऐसी होगा। मैं आज मेरे साथ हुआ है, आज कल आप लोग के साथ होगा। तो उसी का विरोध में सीनियर पत्रकार कमल शुक्ला पुलिस थाने गए थे, तभी कांग्रेस के और कुछ गुंडे वहां आ गए और वही पुलिस थाने के बाहर पुलिस के सामने कमल शुक्ला के साथ मारपीट करने लगे। वरिष्ठ पत्रकार को भद्दी भद्दी माँ बहन की गालियां देने लगे और मारने की बात भी कह रहे थे। तो दोस्तों, बात सिर्फ यहाँ नहीं रुकती। कमल शुक्ला के अनुसार पुलिस थाने के बाहर उनसे मारपीट के बाद उनको और सतीश यादव को थाने के अंदर ले गए, और थाना परिसर के भीतर भी उनको और सतीश यादव को गंदी गंदी गालियां दी गई। स्थानीय कांग्रेस विधायक शिशुपाल शौरी के एक प्रतिनिधि ने लाइसेंस पिस्टल निकालकर लहराते हुए कमल शुक्ला को जान से मारने की धमकी दी गई। सोचिए दोस्तों, एक पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के सामने एक विधायक की प्रतिनिधि ने लाइसेंस वाला पिस्टल निकालकर उनको जान से मारने की धमकी दी गई पुलिस के सामने। ये वो लोग हैं जो खनिज और रेत के अवैध कारोबार करते हैं और जिनके अगेंस्ट कमल शुक्ला लिखते आए हैं अपने वेबसाइट पे। पुलिस ने भी इन नेताओं को उकसाने का काम किया। कमल शुक्ला का कहना है कि उन्होंने थानेदार से अनुरोध किया कि उन पर हमला हो सकता है, इसीलिए कुछ देर मुझे थाने में रहने दीजिए, लेकिन कमल शुक्ला और सतीश यादव को थाने से बाहर जाने के लिए कहा गया। ये कमल शुक्ला जी के खुद के बयान है। कमल शुक्ला के आरोप है कि वे जैसे ही थाने से बाहर निकले लगभग 300 लोगों ने एक साथ हमला कर दिया उन पे। उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई और उनके सिर पर पिस्टल से हमला किया, जिसके कारण उनके सिर पर चोट आई है। देखो बुजुर्ग है लेकिन शांत रह गया, मेरे खिलाफ में मैदान में मादर लड़ेंगे, मादर लड़ेगा। क्या कर रहे हैं? कमल शुक्ला की शिकायत पर पुलिस ने 4 कथित हमलावरों के खिलाफ जमानती धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की। उनमें से एक जितेंद्र सिंह ठाकुर, दूसरा गफ्फार मेनन, तीसरा गणेश तिवारी और चौथा सदाब खान। दोस्तों, साथ में बता दूं कि कांकेर पुलिस ने मामूली धाराओं के मामला दर्ज कर 4 गुंडे अपराधियों को रातों रात ही बरी कर दिया है। मतलब वो अरेस्ट बस दिखावा था ताकि जनता चुप रहे और सवाल ना करे। पहले तो मैं बता दूं कि मैं डरा नहीं हूँ। उन्होंने शुरुआत में ही कहा, मैं डरा नहीं हूँ। आज पूरा देश को गर्व है ऐसे निडर पत्रकारों पे। आई सैल्यूट यू कमल शुक्ला जी, मुझे गर्व है आप पे। जरूर दर्द है, इस कारण से आवाज में कुछ परेशानी है। मैं थाने पहुंचा था, हमारे एक पत्रकार साथी को मारते हुए आज जो है यहाँ का पुराना जो नगर पालिका है, जो पहले से गुंडा रहा है, पूरी नगर की बस्ती जानती है। पता नहीं बस्ती वाले कैसे ऐसे गुंडों को जो है पद में बिठाते हैं। वो अपने गुंडे पार्षद साथियों के साथ मारते हुए हमारे एक पत्रकार साथी को केवल इसलिए कि वो नगर पालिका के खिलाफ समाचार लगा रहा था और सूचना अधिकार लगा रहा था, थाने तक मारते हुए लाए। ये घटना की जानकारी जब मुझे हुई तो मैं तुरंत जो है थाने में उस पत्रकार साथी के पक्ष में पहुंचा। तो मेरे पहुंचने के बाद बाकी सारे पत्रकार साथी भी पहुंच गए। उसके बाद पूरे नगर के सारे असामाजिक तत्व वहीं जमा हो गए। मैंने कलेक्टर को भी फ़ोन लगाया, एसपी को फ़ोन लगाया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बाद में गोरखनाथ बघेल जी हैं जो एडिशनल एसपी, उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने फिर कुछ व्यवस्था करने का निर्देश भी दिया। मगर कांकेर पुलिस ने कांकेर थाने के भीतर
मेरे को कमल शुक्ला को मारने के लिए वो लोग बार बार चिल्ला के धमकी दे रहे थे कि कमल शुक्ला को आज जान से खत्म कर देंगे। और एक जो है जो शिशुपाल सोरी विधायक है उसका प्रतिनिधि है, अपने आप को प्रतिनिधि कहता है। शिशुपाल सोरी के खिलाफ मैं कई दिनों से खबर लगा रहा हूँ, रेत माफिया के खिलाफ खबर लगा रहा हूँ जिसमें इनकी स्पष्ट भागीदारी है। तो उसको गुस्सा लेके वो जो है वहीं पे पिस्तौल निकाल के लगा रहा है थाने में। ये पुलिस थाने के कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ होगा, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ होगा। तब मैं और मेरे कुछ पत्रकार साथी थाने के भीतर जाके बैठे कि शायद हमारी वहाँ रक्षा हो जाएगी। तो थानेदार बोले आप रिपोर्ट लिखाओ और यहाँ से निकलते बनो। तो ऐसी स्थिति में मुझे तो लगा नहीं कि थाने में सुरक्षा हो पाएगी, क्योंकि थाने के भीतर वो लोग बार बार घुस के मारने की धमकी दे रहे थे और गाली गलौज कर रहे थे। तो थाने के बाहर जैसे ही मैं बाहर निकला हूँ, अपने साथी मेरे को बुलाया कि बोले हम लोग। लेकिन शाम होते होते सोशल मीडिया पर इस हमले का वीडियो वायरल होने लगा। इसके बाद राज्य भर में पत्रकारों ने इसका विरोध करना शुरू किया। कई जिलों में पत्रकारों ने सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। रायपुर प्रेस क्लब ने भी इसकी निंदा की। मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले। पत्रकार एकता जिंदाबाद। कांग्रेसी गुंडों को नहीं सहेंगे। जब मामला सोशल मीडिया पे टूल पकड़ने लगी तो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी एक वही घिसी पिटी फर्जीवाड़ा वाली बयान दिया कि ये पत्रकारों की आपसी रंजिश का मुद्दा है। मतलब कमल शुक्ला को मारने वाले भी दूसरे जर्नलिस्ट ही था। खैर, इनका भांडाफोड़ थोड़ी देर बाद मैं करता हूँ, पहले आप इनका बयान खुद सुन लीजिए। तो वहाँ पर दोनों लोग गए, दोनों के FIR हुआ, तब तक कोई विवाद नहीं। वो उसमें क्या ग्रुप में डाल दिया पत्रकार, उसमें बाकी पत्रकार लोग पहुँच गए तो वहाँ कुछ विवाद हुआ। प्रारंभिक जानकारी जो आई है, अभी मैंने जो जानकारी लिया, तो उस पत्रकार ने जो कहा है वो रिपोर्ट लिखी जा रही है। तो उसमें ऐसा नहीं है, कुछ घटना होती है तो उसके बराबर जो गलती करेगा उसको पनिश करेंगे, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। ठीक। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कमल शुक्ला जी के ऊपर हमला करने वाले कैसे जर्नलिस्ट थे। ये जर्नलिस्ट का आपसी मामला कहाँ से हो गया, ताम्रध्वज साहू जी को कहाँ से ये जर्नलिस्ट का आपसी मामला लगा, आप खुद देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर आप सोचिए ये जर्नलिस्ट थे कि कांग्रेस के लोग थे। जैसे कि मैंने पहले कहा, कथित हमलावरों के खिलाफ जो रिपोर्ट हुई थी उनमें से जो 4 लोग थे उन्हीं का अभी मैं आपको डिटेल दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले जितेंद्र सिंह ठाकुर, इनका प्रोफाइल देखिए, सर से पांव तक कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे है। और ये कौन सा जर्नलिस्ट है जो भूपेश बघेल के पोस्टर के साथ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट का पोस्टर लगता है। अब दूसरा गफ्फर मेमन, इनके प्रोफाइल में लिखा हुआ है इंडियन यूथ कांग्रेस। ये वही शिशुपाल सोरे के एक प्रतिनिधि है जिन्होंने पुलिस थाने के अंदर कमल शुक्ला जी के ऊपर पिस्टल टान के उनको जान से मारने की धमकी दी। तो ये जर्नलिस्ट कहाँ से हुई? सबसे पहली बार, जर्नलिस्ट कब से बंदूक लेने लगा, जर्नलिस्ट कब से लोगों को मारने की धमकी देने लगा। तीसरा, गणेश तिवारी, ये लिख जरूर रहा है जर्नलिस्ट अपने प्रोफाइल पे, पर ये कौन सा जर्नलिस्ट होता है जो छत्तीसगढ़ की सीएम भूपेश बघेल के साथ फोटो खिंचवा के अपना कवर फोटो डालता है। अगर ये जर्नलिस्ट है तो अर्नब गोस्वामी भी जर्नलिस्ट है। इसके अलावा चौथा वाला सादब खान, इनके आप प्रोफाइल देख लीजिए, यूथ कांग्रेस के मेंबर, साफ साफ लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये चारों के चारों कहाँ से जर्नलिस्ट है, आप मुझे बस इतना बताइए। ये सभी 4 गुंडे कांग्रेसी है, तो ये जर्नलिस्ट कहाँ से हुई और ये जर्नलिस्ट की आपसी रंजिश कहाँ से हुई, जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी ने कहा। मतलब आपसी रंजिश ये हुई कि पत्रकार ने एक खबर छाप दी, आपसी रंजिश ये हुई कि कांग्रेस सरकार को ये बात गवारा नहीं हुई कि जो पत्रकार ने हमारे खिलाफ खबर छापी है। अगर इसको आपसी रंजिश कहते हैं तो बहुत शर्मनाक बात है भूपेश बघेल जी के लिए। एक्चुअली दोस्तों, कमल शुक्ला जी आज से ही ऐसे नहीं, छत्तीसगढ़ में जब पिछले 15 साल से बीजेपी सरकार थी तब से ही ऐसे निडरता से पत्रकारिता करते आए हुए हैं। तब परेशान रमन सिंह यानी बीजेपी सरकार द्वारा उन पे देशद्रोही का आरोप लगाया गया था, उनको नक्सली कहा गया, पर ऑफिशियली साबित नहीं कर पाया क्योंकि आरोप झूठे थे उनको फंसाने के लिए। दोस्तों, ये बीजेपी की पुरानी पैतरे हैं जो आज भी आजमाते हैं। रिसेंटली आप सफूर अजगर, डॉक्टर काफिल खान, उमर खालिद, इन सब का केस उठा के देख लीजिए। इन पे भी ऐसे ही झूठे आरोप लगाकर उनको जेल में डाला गया मोदी सरकार के द्वारा, क्योंकि वे लोग लगातार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे थे देश के हर चीज को लेके। बहरहाल, अब जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है तब वहाँ के विपक्ष यानी बीजेपी सरकार कमल शुक्ला के सपोर्ट में खड़े हैं। कितना हिपोक्रेसी है दोस्तों। जब बीजेपी पावर में थी तब वे कमल शुक्ला को देशद्रोही करार देने में व्यस्त थे, और आज जब बीजेपी वहाँ विपक्ष में है तो उनके साथ दे रहे हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।
अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ भूपेश बघेल की सरकार एक रिपोर्टर से क्यों इतना डर गए कि उनको एक इंसान को मारने के लिए 300 लोगों का फौज भेजना पड़ता है बंदूक पिस्तौल के साथ। तो भूपेश बघेल कमल शुक्ला जी से इसीलिए परेशान है क्योंकि कमल शुक्ला जी लगातार उनके सरकार को हर तरफ से एक्सपोज करके जनता को सच दिखा रहे थे, रेत माफिया से लेके बाकी और सारे घोटाले का। आप खुद उनका रिपोर्ट देख लीजिए और उनको खुद सुन लीजिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप मेरे साथ भूमकाल में लाइव देख रहे हैं और मैं भूमकाल समाचार से वीरेंद्र कुमार यादव लाइव रिपोर्टर। और देख सकते हैं अभी रात के 2:30 बजे है और ये दो जो हाईवा है पूरे रेत से भरा हुआ है और 10 हाईवा है टोटल ऐसी। और जैसे कि आप लगातार हम भूमकाल की तरफ से ये जो खबर को प्रकाशन कर रहे हैं और जैसे हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। और देख सकते हैं एक गाड़ी एक खड़ी है और ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है जो रेत तस्करों को नहीं पकड़ पा रही है, जो भू माफिया हैं। और मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, आप मेरे साथ भूमकाल में लाइव जुड़े हुए हैं भूमकाल समाचार से। और देख सकते हैं अभी माइनिंग अधिकारी को फ़ोन किया गया लेकिन माइनिंग अधिकारी के द्वारा कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और आसपास से भी कोई संपर्क नहीं हो रहा है। देख सकते हैं पूरा ये जो हाईवा है पूरा ये भरा हुआ है, पूरा लोड हुआ है। और एक हाईवा एक इधर है, दोनों हाईवा भरा और आगे में और हाईवा है और उससे हम कोशिश कर रहे हैं माइनिंग अधिकारी से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम भी आपका? हाँ, रामा। कहाँ से आए हो? राजनांदगांव से। राजनांदगांव से। और कहाँ ले जा रहे हो रेत को? राजनांदगांव। और कुछ परमिट है, कुछ लाइसेंस है? हमारे पास? हाँ, रॉयल्टी नहीं है। बिना रॉयल्टी के ले जा रहे हो। और आपके मालिक क्या नाम ले? राहुल। यहाँ किसके पास से रेती आप जो रहे हो? मालूम नहीं दिया। इसके यहाँ गांव में कौन से गांव से जो रहे हो आप? दोनों गाड़ी आपकी है। क्या गांव का नाम है? क्या करना है आपकी गाड़ी का? नारा ऐसा कुछ तो नाम है नहीं, सामने बस्ती पता नहीं। मुरपार कुकड़ी क्या बोलते हैं? गाड़ी नंबर क्या है मेरा? मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ रात के अंधेरे में रेत चोरी किया जा रहा है जो बिना फीट पास के और बिना किसी रॉयल्टी के। और माइनिंग इंस्पेक्टर को फ़ोन किया गया है लेकिन उसके द्वारा ना फ़ोन उठाया गया है ना किसी प्रकार के बात हुआ है। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं माइनिंग इंस्पेक्टर या आसपास के थाना से खनिज विभाग से संपर्क करने का। जैसे ही उनका फ़ोन लगेगा इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देख सकते हैं आप कि किस प्रकार से यहाँ भारी बड़ी मात्रा में जो रेत जो यहाँ जो रेत माफिया को जो तस्कर जो चल रहे हैं, देख सकते हैं पूरे लोड है यहाँ का। पूरे एक हाईवा देख सकते हैं पूरा भरा पड़ा हुआ है और 5 उधर दिख रहा है और एक अब यहाँ पैसे। अब ये देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा और ना जाने ये कितने दिन से चल रहा है ये जो रेत का खेल और रेत का कारोबार। और ये हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं और अभी हम माइनिंग अधिकारी से और खनिज विभाग से बात करेंगे इस संबंध में कि उनके द्वारा क्या कार्रवाई किया जा रहा है। क्या नाम है? जीतेश कुमार। कहाँ के हो? गुंडर। अभी जहाँ लोडिंग किए हो रेत वो कहाँ से? हराडुला। ये खदान है या फिर कहीं डंप हुआ हो रेती? डंप हुआ रेती है। क्या से लोडिंग हुआ है? जेसीबी। किसका जेसीबी था? नहीं मालूम। तो आपको परिचय कैसे हुआ, यहाँ कैसे आए? सेठ लोग जानेंगे भेजे तो किसके माध्यम से आए? नहीं, आप रोड कैसे देखे, यहाँ तक आने पहुँचने में कैसे किस टाइप से पहुँचे? आदमी संपर्क किए किससे? गाँव वाले से इधर होता है बोले। और इससे पहले बार कब और आए थे यहाँ? आया आज तो फर्स्ट टाइम। कितनी गाड़ी लगी है अभी लगभग यहाँ पे? 8-9 गाड़ी। और यहाँ कितना रॉयल्टी वगैरह कुछ लिए हैं? अभी तो नहीं दिए हैं। जैसे लोडिंग हुआ, लोडिंग चार्ज कितना लिया गया? जो लेने वाला था उसके द्वारा कितना लिया गया? अभी नहीं दिया है सर। 1 रुपये नहीं दिए। रॉयल्टी देगा फिर। तो आपके पास पीठ पास या रॉयल्टी है? अभी तो नहीं दी है ना। क्यों नहीं दी? तो फिर आप कैसे लोडिंग करवा लिए? लोडिंग के बाद देगा, नहीं देगा बोले। दोस्तों छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार ने पूरी कोशिश की इस मामले पे लिपापोती करके इसको रफा दफा करने की, क्योंकि इस मामले में जांच के लिए कांग्रेस नेताओं की एक कथित कमेटी गठन हुई थी। 2 दिन के अंदर इसकी रिपोर्ट आनी थी। आज तक रिपोर्ट का कुछ आता पता नहीं, 2 हफ्ते से अधिक हो गया है।
कमल शुक्ला जी के ऊपर कैसे दबाव बनाया जा रहा है, ये आप खुद उनके फेसबुक के वॉल पोस्ट पर जाके पोस्ट पढ़िए। वो लगातार मुखर होकर सारी बात जनता के सामने रख रहे हैं। यहाँ तक कि कमल शुक्ला जी ये भी लगातार अपने फेसबुक पोस्ट पर साफ साफ लिख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार यानी भूपेश बघेल की सरकार उन्हें कभी भी जान से मरवा सकते हैं गुंडे लगाकर। आखिर कौन है कमल शुक्ला? उनको लेकर छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में इतनी गर्मागर्मी क्यों हो गया? क्यों कमल शुक्ला को लेकर फेसबुक ट्विटर पर लोगों की राय अलग अलग है? क्यों अलग अलग समय और सत्ता में उन पर लगे आरोप भी अलग अलग है? दोस्तों, पहले ही मैंने बताया कमल शुक्ला जी साप्ताहिक भूमकाल समाचार मैगजीन के संपादक है। भूमकाल का शाब्दिक मतलब भूमि के कंपन या भूकंप से है। 1910 में ब्रिटिश हुकूमत के शोषण के विरुद्ध बस्तर के आदिवासियों द्वारा सबसे भीषण विद्रोह भी भूमकाल नाम से विख्यात है। आप इंटरनेट पर सर्च कर लीजिए। कमल शुक्ला के भूमकाल मैगजीन खास तौर पर जंगल, जमीन, पानी के संरक्षण और आदिवासियों के नागरिक हितों की बात करती है। मैगजीन में कई ऐसे आर्टिकल है प्राकृतिक संसाधनों की कॉर्पोरेट लूट को प्रकृति और जंगल में रहने वाले आदिवासियों के जीवन शैली के लिए खतरा माना गया है। नक्सलवाद से लड़ाई की आड़ में सीधे सीधे ग्रामीण आदिवासियों पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ कमल शुक्ला आक्रामक तरीके से लिखते रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो। आप उनके वेबसाइट भूमकाल समाचार में जाके देख लीजिएगा। मैं उनका वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा जाके। इससे पहले बीजेपी सरकार द्वारा भूमकाल मैगजीन में छपे एक कार्टून के कारण कमल शुक्ला पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। उनको अर्बन नक्सल होने का बदनामी दिया जा चुका है। अब सत्ता परिवर्तन होने के बाद कांग्रेस सरकार ने उन पर संघी होने का आरोप लगाया। अब सवाल है, क्या कमल शुक्ला जी संघी है? कमल शुक्ला ना संघी है, ना ही अर्बन नक्सल है और ना ही वे देशद्रोही है। उन पर लगे सारे आरोप झूठी और बकवास है। सबने अपने सत्ता बचाने के लिए जैसे मर्जी वैसे उन पे आरोप लगाए गए, बिना किसी एविडेंस, बिना किसी तथ्यों के। भाजपा सरकार के समय भी था तो मेरे ऊपर नक्सली होने का, मेरे ऊपर देशद्रोही होने का, राष्ट्रद्रोही होने का तरह तरह का आरोप लगाया गया। और आज कांग्रेस की सरकार है, उस समय भी नक्सली होने का, देशद्रोही होने का और अब तो ब्लैकमेलर होने का भी आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं। मैं प्रदेश भर के सारे उन पत्रकार साथियों को और सारे उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि मेरे ऊपर देश के किसी भी न्यायालय में ना तो नक्सलवादी होने का मुझे सजा हुआ है, ना नक्सलवादी होने का मेरे ऊपर कोई मामला चल रहा है, ना मेरे ऊपर देशद्रोह का मामला किसी कोर्ट में है। या जानबूझ के अफवाह फैलाकर मुझे मॉब लिंचिंग करके पब्लिक के द्वारा मार डालने की कोशिश हो रही है उन लोगों द्वारा जो अन्याय के खिलाफ लिखना पसंद नहीं करते। आप काम करोगे गलत, सरकार है आपकी, तो जो गलत काम हो रहा है, जो गलत नीतियाँ जो आप लागू कर रहे हो, लोगों को तो धोखा दे रहे हो, जो वादा किए उसको नहीं निभा रहे हो, इस बात को मैं लिख रहा हूँ तो मैं नक्सली कैसे हो गया? इस बात को लेकर मेरे को आप पीट दोगे, उसके विरुद्ध मैं धरने में बैठ रहा हूँ, धरने में कोई भाजपा का आदमी आ जाएगा तो मैं भाजपा ही हो गया। कोई नक्सली जो है अगर जंगल में कहीं बैनर टांग दिया कि कमल शुक्ला का हम समर्थन करते हैं, तो इस कारण से मैं अगर नक्सली हो जाता हूं तो भूपेश बघेल के समर्थन में कल नक्सली अगर टांग देंगे तो भूपेश बघेल को नक्सली बोल के पद से हटा देगी कांग्रेस? मैं ये जानना चाहता हूँ। कमल शुक्ला जी सिर्फ एक जनपक्षीय पत्रकार है। हर हाल में जनपक्षीय रहना इन आरोपों का मुख्य कारण है। पत्रकार रहते हुए सत्ता का स्थायी आलोचक होना एक पत्रकार का धर्म और कर्तव्य है, लेकिन उनका मुखर आक्रामक हर सरकार को खटकता है। इसी कारण अलग अलग सरकार के रहते उन पर लगे हुए आरोप भी अलग अलग है। पिछली सरकार में पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर कई आंदोलन हुए थे। दिसंबर 2018 में सत्ता में आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकार सुरक्षा कानून यानी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने का वादा किया था। पिछले 2 साल से राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून तो लागू नहीं हुआ, उल्टा सुरक्षा कानून का आंदोलन करने का नेतृत्व करने वाले कमल शुक्ला जी पर ही शनिवार को थाने के ठीक सामने हमला हो गया। इस हमले के बाद कमल शुक्ला जी ने कहा कि राज्य में पत्रकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं और सरकार हमलावरों को संरक्षण दे रही है। इसके खिलाफ पत्रकारों ने कांकेर में भूख हड़ताल करने की घोषणा कर दी 2 अक्टूबर 2020 को, यानी गांधी जयंती के दिन। कमल शुक्ला जी खुद के साथ सरेआम हुए मारपीट के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर 2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में भूख हड़ताल पर है। प्रदेश के पत्रकार आए तो यहाँ पे आंदोलन किया और इसके बाद आपकी क्या रणनीति, क्या हुआ, क्या पूरा घटना? अब इस सरकार से हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी है। इस सरकार ने पिछले जिस दिन से घटना घटी 26 तारीख से लेकर अभी तक जो रवैया अपनाया है
चाहते तो अभी तक ये आरोपियों पर कार्रवाई कर सकते थे, 307 लगा कर उसको अंदर कर सकते थे, खुलेआम पिस्तौल चलाने वाले को गिरफ्तार कर सकते थे। कम से कम उसका पिस्तौल जो लाइसेंसी है, वो खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, आपके पास ऑडियो होगा, सब पत्रकारों के पास ऑडियो होगा, तो उस लाइसेंसी रिवॉल्वर की 144 धारा के जब लगा है कांकेर में, तो आपने जब्ती क्यों नहीं बनाई? और आप वीडियो ओपन होने के बाद भी आपने अभी तक उसको नहीं बनाया। तो और उस मुद्दे को लेकर हम आज बात करने आए थे। पहले से तय हुआ था हमारा कि 2 अक्टूबर को हम रायपुर में आके मुख्यमंत्री से बात करेंगे। हालांकि कल इन्होंने मेरे ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश किया कि सारे पत्रकार साथियों को छोड़ो और तुम अकेले मुख्यमंत्री से बात करने आओ। तो मैंने बोला कि सारे पत्रकार साथी जाएंगे और मैं इस तरह से बात नहीं करूँगा, और बात करने से पहले आपको कोई कार्रवाई करके दिखाना पड़ेगा। इन्होंने नहीं दिखाया, तो आज तय हुआ, आज इतने देर बैठे रहे इनके दरवाजे के बाहर, 3-4 घंटे बैठे रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आज हमने इनको जो देने ज्ञापन आया था उसको फाड़ दिया है। मगर आंदोलन हमारा बंद नहीं होगा। आंदोलन में इनको सुनाने के लिए नहीं, इनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको सुनाने के लिए, उन तक बात पहुंचाने के लिए। और ये आंदोलन मेरी मजबूरी भी इसलिए है कि कांकेर मेरे वापस जाने पे मेरे को जान से मारने का खतरा है, तो मैं रायपुर में ही रहूँगा, कोई धरना स्थल में रहूँगा। जब वो गोली से मारेंगे, बंदूक से मारेंगे, लाठी से मारेंगे, उससे सब भूख से मर जाऊँ जब तक मेरी बात नहीं सुनेंगे। राज्यपाल महोदय से भी उम्मीद है कि वो भी कुछ ऐसी सरकार के ऊपर कोई कार्रवाई का अनुशंसा करे, और राष्ट्रपति से उम्मीद करता हूँ, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से उम्मीद करता हूँ। और प्रदेश के कई पत्रकार साथी उनके साथ इस मुहिम पर खड़े हुए हैं, दलाल और बिके हुए पत्रकारों को छोड़कर। आप में से किसी को पत्रकार विनोद शर्मा याद है, जिसे छत्तीसगढ़ के बीजेपी के रमन सिंह सरकार ने आधी रात को गाजियाबाद स्थित उनके फ्लैट से उठवा के उनको जेल में ठूस दिया था। और छत्तीसगढ़ के सारे जनता और पत्रकारों ने रमन सिंह सरकार के इस कुकर्म के खिलाफ सोशल मीडिया के दीवारें रंग दी थी। सीडी कांड मामले में गिरफ्तारी के बाद विनोद वर्मा की तरफ से पहली बार बयान दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से फंसाया जा रहा है। राजेश मूणा, and that my government of Chhattisgarh is not happy with. अरे कोतवाल साहब, sir, they are alleging that you are making CD. You think it? I'm just pen drive. Nothing else. I have nothing to do with CD. Sir, do you think it's CD is in public domain. हाँ? फंसाया जा रहा है clearly, nothing else. Nothing else. Please, sir, please. पर आज वही विनोद वर्मा अपने जीजा भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार बने हुए हैं, तथा इनके शासन में एक दूसरे पत्रकार कमल शुक्ला न्याय पाने के लिए 50 और पत्रकारों के साथ धरने पर बैठे हैं, लेकिन विनोद वर्मा के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। कमल शुक्ला जी को पहले दिन से ही उनके अमरण अनशन धरने स्थल से छत्तीसगढ़ पुलिस ने बहुत कोशिश की हटाने की, पर कमल शुक्ला जी वही अपने मांग को लेकर बैठे रहे। 5 अक्टूबर को कमल शुक्ला जी को छत्तीसगढ़ पुलिस ने जबरदस्ती गुंडागर्दी करके उनको धरने स्थल से अस्पताल एडमिट करा दिया गया, ये कह के कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। पर कमल शुक्ला जी चिल्लाते रहे, नहीं मुझे अस्पताल नहीं जाना, ये मुझे जान से मारने की साजिश है भूपेश बघेल सरकार की। पर किसी पुलिस ने उनकी नहीं सुनी और उनको जबरदस्ती अस्पताल ले गए, जबरदस्ती उठा के। नमस्कार शुक्ला जी, रिपोर्ट में डॉक्टर ने लिख दिया है कि आपको एडमिट करना है। नहीं तो एक दूसरी बार में लिख दिया, तो हमको आपको एडमिट कराना है। मैं नहीं करता। नहीं, हमको कराना है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चलें। हम प्रशासन अपने के कारण हम रिक्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। हम ले जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, नहीं तो बात है इसमें गंदा राजनीति निकलेगा। एक्चुअल में हमको आप भी लेके भी आए, हाँ तो डंडे लेके आप मेरे को आओ पहले। डंडे दिखा रहे हैं पुलिस वाले, पेट्रोलिंग वाले हैं, पेट्रोलिंग वाले भेज दो। पेट्रोलिंग वाले और कितना मारोगे यार? मार तो डाले और क्या? शुक्ला जी पुलिस वहाँ मैं आपके पुलिस आपके अस्पताल को मैं नहीं मानता ना। अरे बिल्कुल नहीं जाऊँगा मैं। देखिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, दिख रहा हूँ। आपके डॉक्टर जबरदस्ती डॉक्टर नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, रिक्वेस्ट है, मैं नहीं, आपसे रिक्वेस्ट। जब तक सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं आगे मेरे से मिलने, मैं नहीं जाऊँ। मैं कोई गलत बात की मांग नहीं करूँ, मेरा न्याय का अधिकार है, उसकी बात। उसको ले आओ भाई,
मेडिकल रिपोर्ट नहीं, एम्बुलेंस लगा, एम्बुलेंस यहाँ लगा लो। नहीं, जब शुक्ला जी स्वस्थ हैं बोल रहे हैं तो आप क्यों ले जाना चाहते हैं? यहाँ शुक्ला जी स्वस्थ हैं फिर भी जबरदस्ती उनको ले जाने के लिए पुलिस वाले आ गए। चिंता है आपकी, क्योंकि देखो अरे आपको तबियत की चिंता रहती 2 दिन करना था, जिस दिन मैं थाने में पीट रहा था। अरे नहीं, देखो हम लोग आप भी वही है ना, उसी सरकार की पुलिस है, इसलिए मैं आपको नहीं ऐसा नहीं है। अपनी मर्जी से बैठा है, क्या मतलब है ले जाने से? 1 मिनट, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं ये दादागिरी नहीं हम डंडे लेके आ रहे हैं। नहीं भैया, जो ठीक है तो रहने दो ना उनको, क्या तकलीफ है? नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्या मतलब सर? नहीं छोड़िए ना भाई, नहीं जबरदस्ती मत करो भैया, जिंदाबाद। अरे जबरदस्ती नहीं कर सकते भाई, ऐसे उठाओगे क्या? अरे भैया वो समय तो उनको रहने दो, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग? क्यों जबरदस्ती कर रहे हो भाई? आप लोग मत करो जबरदस्ती, मत करो। क्यों जबरदस्ती कर रहे हो आप लोग? अरे जबरदस्ती नहीं उठाओगे जी। अरे वो जान सुनो, क्यों उठा रहे हो? जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? अरे जबरन क्यों उठा रहे हो? जैसे यूपी पुलिस ने जबरदस्ती उस गुड़िया की लाश जला डाली रातों रात बिना परिवार के सहमति के। ये बॉडी जल रही है और पुलिस फोर्सफुली, इस वक्त पे करीब 3 बज रहा है रात का, और पुलिस फोर्सफुली बिना किसी परिवार के सदस्य की प्रेजेंस के बिना यहाँ पे बॉडी को लेकर आई और बॉडी को जला दिया। ठीक वही गुंडागर्दी वाली रवैया सेम टू सेम एग्जैक्टली आपको यहाँ भी देखने को मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश में जब पत्रकारों पर हमला होता है तो बोलते हैं कि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। आज छत्तीसगढ़ में यही चीज हो रहा है तो पर उनको अस्पताल एडमिट कराने के बाद वहाँ के डॉक्टर्स भी मिले हुए हैं सरकार से। ये कमल शुक्ला जी के बेटे शुभम शुक्ला के इस फेसबुक पोस्ट से साफ हो जाते हैं। शुभम शुक्ला जी अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखते हैं कि सीनियर डॉक्टर देखने आए थे, जूनियर डॉक्टर से कहने लगे मरता है तो मरने दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुगर लेवल बढ़ जाता है कम हो जाता है। उसके लिए फाइल में उस डॉक्टर ने झूठ लिखवा दिया कि बाथरूम जाते हैं खुद से, ग्लूकोज बोतल डिस्कनेक्ट करके इसीलिए होता है। मैंने मतलब शुभम शुक्ला जी ने, मैंने जब उनसे कहा ये तो झूठ है, आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, मेरे ऊपर भड़क गए, तुम डायरेक्शन मत दो। पूरे अस्पताल में टॉयलेट पट नहीं थी, इसीलिए कल सुबह पापा को एक बार बाथरूम जाना पड़ा। उसके बाद हमने नया मंगवाया और वही उपयोग होता है। कल 10 बजे से पापा यूरिन पट का उपयोग बेड में ही कर रहे हैं। उनके बेटे शुभम शुक्ला की ये पोस्ट बहुत कुछ कह रही है। तो देखा दोस्तों आपने, यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है। धरना में स्वस्थ था और अभी लगातार स्वास्थ्य बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पे मैं अभी भी एक बूंद मैंने कुछ यहाँ खाना लिया न कुछ खाया हूँ, नहीं खाऊंगा। मैं आंदोलन साथी कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं आंदोलनकारियों को संदेश देना चाहूँगा कि कृपया करके आप लोग अपना विश्वास बनाए रखें और धरना प्रदर्शन जारी रखें। मैं अनशन में हूँ, मेरा अनशन जारी रहेगा। ये सरकार नहीं सुने तो मत सुने, क्या करूँ, मैं मर जाना पसंद करूँगा। मेरे को बिल्कुल इस सरकार का व्यवहार ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरे को जीना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो वो कमजोर भी नजर आ रहा है और ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। कमल शुक्ला जी खुद कह रहे हैं कि भूपेश बघेल सरकार उनको अस्पताल में एडमिट करवाने के बहाने से मरवाना चाहते हैं। सर क्या कुछ नहीं, मैं वो अस्पताल में मेरे को जहाँ दिया जाएगा मैं नहीं जानता, बिल्कुल नहीं। भूपेश सरकार मेरे को मार डालना चाहती, मेरे को सरकार वहाँ क्यों जाऊँगा बताइए? नहीं बिल्कुल। छत्तीसगढ़ सरकार को कमल शुक्ला जी के इतने ही चिंता थी तो वे कमल शुक्ला जी के मांग को मानकर आरोपी को सजा दे देते, बात खत्म हो जाती, धरना भी हट जाती, या फिर उनके धरने स्थल पर ही डॉक्टर्स को तैनात कर देते।
जब कमल शुक्ला के सत्याग्रह के आवाज देश के सारे पत्रकारों को गूंजी तो देश भर से हल्ला बोल किया गया छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के ऊपर और देश भर से 25 नामी पत्रकारों ने 9 अक्टूबर 2020 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल को पत्र लिख भेजे पत्रकारों के सुरक्षा कानून पे सवाल उठाते हुए। उसी दिन यानी 9 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व राहुल गांधी ने इस केस पे खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को फोन करके कहा कि आरोपियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। इसके लिए कमल शुक्ला जी ने भी राहुल गांधी जी को धन्यवाद दिया। राहुल गांधी के फोन के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कमल शुक्ला जी से माफी मांगी। कमल शुक्ला के सत्याग्रह के 9 दिन के बाद 11 अक्टूबर को पत्रकारों के डिमांड पर राज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद और बाकी पत्रकार साथियों के भारी दबाव और राज्यपाल के आग्रह के बाद उनकी बेटी शुभा शुक्ला ने जूस पिला के 9 दिन से चल रहा अनशन तुड़वाया। अनशन तोड़ने के बाद कमल शुक्ला जी बोले, अनशन तोड़ा है, लड़ाई नहीं, लड़ाई अभी जारी है। मगर अब आपको जानकर हैरानी होगी, राहुल गांधी के फोन के बाद राज्यपाल के साइन के बाद भी प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने कमल शुक्ला को लेके एक शब्द नहीं कहा, ना ही एक ट्वीट किया, ना ही सहानुभूति दिखाए। बिल्कुल तानाशाही रवैया दिखाया उन्होंने। उल्टा कमल शुक्ला के साथ आंदोलन में पत्रकारों के हर मुद्दे पर मुखर और आंदोलन में जबरदस्त साथ निभाने वाले रायपुर प्रेस क्लब के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर का रायपुर से 460 किलोमीटर दूर जसपुर ट्रांसफर कर दिया गया, रायपुर नवभारत की ओर से। मतलब भूपेश बघेल ने आखिर बोल ही दिया कि सरकार के आगे सवाल उठाओगे तो यही हश्र होगा। दोस्तों, पत्रकारों को बदनाम और उनसे मारपीट करने का ये तरीका कोई नया नहीं है, ये पहले भी रहा है और आज भी चल रहा है। इंटरनेट पर आप गौरी लंकेश सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कैसे उनको सरेआम गोली मार के हत्या की गई थी। मगर कमल शुक्ला जी को इस तरह पुलिस चौकी के अंदर और बाहर एक सीनियर जर्नलिस्ट को गाली देने, धमकी देने या पिस्टल दिखा के मारने की हिम्मत बताती है। ये सत्ता और उस सत्ता की कानून व्यवस्था को लेकर कुछ ज्यादा ही सहज है। उन्होंने जिसको अपने रेडर पर लाना था ले लिया, चाहे वो पत्रकार हो या कोई अन्य लोग। उन्हें भरोसा हो गया है कि जो करना है कर चलो, अपनी सरकार है जो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। ऐसे में छत्तीसगढ़ के कांकेर पुलिस अधीक्षक से ये पूछना मुनासिब होगा कि क्या सच लिखना अपराध है? क्या आगे भी ऐसे कलमकारों की कलम को तोड़ने की कोशिश जारी रहेगी? इसीलिए कहता हूँ कि सत्ता में कोई भी हो, सत्ता मिलने के बाद सत्ता का चाल चरित्र एक ही होता है। कोई भी पार्टी, कोई भी नेता हमेशा विपक्ष में ही अच्छे लगते हैं। विपक्ष में रह के ही वो जनता के बारे में सोचते हैं। सत्ता मिलने के बाद वो भी वही चाल चलन में आ जाते हैं जो पहले के सरकार होते हैं। दोस्तों, आप सबसे एक ही गुजारिश है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये सब खबरें कहीं नहीं दिखाया जाता है, ना ही इन पर कभी डिबेट होती है। ऐसे पत्रकारों को जिंदा रखिए। जो मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा, सरकार जब जनता तक इंफॉर्मेशन पहुंचने का सोर्स को बंद कर देते हैं, तब कमल शुक्ला जैसे लोग अपने और उनके परिवार के जान दांव पर लगाकर आपके लिए, मेरे लिए, समाज के लिए वो छुपी हुई खबरें आपके सामने लाके रख देते हैं, जिससे आप जागरूक हो सको। कमल शुक्ला जी का भूमकाल मैगजीन का वेबसाइट लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप जाके उनका सारे रिपोर्ट पढ़िए और हो सके तो उनको फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए आपके अनुसार, ताकि उनकी मैगजीन बंद ना हो जाए फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से। दोस्तों, आज जाते जाते मैं आप सबको एक बात बोलना चाहता हूँ जो मेरे दिमाग में है। पहले वो तुम्हारे कलम छीन लेंगे, फिर सोचने के लिए तुम्हारे जहन छीन लेंगे। आप चिल्लाओगे मगर कोई सुनने वाला नहीं होगा। इस तरह वे आपका कल छीन लेंगे। नमस्कार।